ओके। प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं मैं आप सभी के अपने चैनल टीचिंग परीक्षा पर। ये क्लास आपकी फोकस करी आपके आने वाले 15 दिसंबर के सीटेट के एग्जाम को, जिसके आप सभी को बेसब्री थी कि मैम क्लास लगाइए लगाइए। तो मैं आ गई हूं, क्लास ले रही हूं। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप, और इसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में, जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर समझ में आ रहा होगा, आज की क्लास में जुलाई 2024 का जो आपका पेपर हुआ था, जिसकी आंसर की में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे, उसी के ही सीडीपी के मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो एक बार सभी प्यारे शिक्षार्थी मुझे एनर्जी दिखा दो, क्योंकि आज की क्लास आपके एक माइंडसेट बनाएगी, आपका एक मेंटल सेट बनाएगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। आज की क्लास से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर अपने आप को चेंज कर रहा है। तो एक बार सभी प्यारे शिक्षार्थी आ जाओ जी, लाइव आ जाओ, फिर अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात और सबसे अहम बात है, वो क्या है? वो ये है कि भाई आप सभी बच्चों को पता है कि हमें सीटेट देना है, सभी को मालूम है ना, सारे सीट वाले बैठे हैं भाई। लेकिन यहां पर जब हम सीटेट की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको माइंडसेट तैयार करूं। और इस तरीके से माइंडसेट तैयार कैसे होगा, आपको मैं यहां पर ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपने CTET 2024 दिसंबर के लिए तैयार करने हैं। और सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो जुलाई का पेपर था वो डिस्कस करेंगे। तो आप ये मान के चलिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और फटाफट से आ जाओ जी, फटाफट। बिल्कुल जी। आलिशा, त्रिशी, शाओमी, ज्योति, रिंकी, राजकिशोर, श्यामकली, सभी को हेलो, सभी को आए, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो, टॉपिक की बात करें, सबसे पहले तो टॉपिक को समझो यार, टॉपिक कौन कौन से है। और सभी बच्चे देखो, आज शुरुआत की है तो आज स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रेगुलर रहना है और रेगुलर 6 o'clock की आपकी क्लास होगी। ठीक है जी, चलो। यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीन प्याजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग की थ्योरीज, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, वहीं पर मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनसे क्वेश्चन आता है भाई। अभी दिखाऊंगी, अभी सिर्फ बताया जा रहा है, अभी दिखाया भी जाएगा जी। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जेंडर यानी कि लिंक, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन करना और समस्या का समाधान करना, टीचिंग एंड लर्निंग, भाई इससे 3 क्वेश्चन आए थे इस बार। फीडबैक कब देना है, बच्चों किस तरीके से कब पढ़ाना है, और किस तरीके से बच्चों को आपने इवेल्युएट करना है, ये वाला क्वेश्चन। 3 टॉपिक्स आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे। प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड, कॉग्निशन एंड इमोशन यानी कि संज्ञान और संवेग हमेशा आते हैं, अभी आया था बताऊंगी। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन था। यहां पर मास्टरी गोल्स मैंने लास्ट टाइम भी कराए थे, उससे क्वेश्चन आया था, और यहां पर मोटिवेशन को लिंक किया गया था, वो भी मैं अभी कराऊंगी। ब्लूम टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम के CAP कैप, यानी कि कैप पहननी होगी तभी तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। हाँ जी, याद है, भूल गए? जो नए आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हाँ, स्लो 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 सब समझ में आता जाएगा। और हाँ, याद रखिए, सबसे पहले हम लोग, आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगी, कल 20 कराऊंगी, फिर 20 कराऊंगी। टोटल में अगर हम देखें पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। ये 3 दिन तो आपका माइंडसेट तैयार किया जाएगा, और उसके बाद आप ये मान के चलिए यूट्यूब से सब कुछ मिल जाएगा भाई। टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगी, टॉपिक वाइज करा दूंगी, कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहाँ बैठे रहो, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी, CDP कंप्लीट होने के बाद तुरंत से आपके लिए सब्जेक्ट पेडागोजी की धार लग जाएगी, यानी कि हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, SST पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, EVS पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सब कुछ कराया जाएगा। संस्कृत उर्दू यार नहीं आती मुझे, तो वो नहीं कराऊंगी। बाकी सारी पेडागोजीज आपको यहाँ पर कराई जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। शुरुआत से क्लास देखो, लास्ट तक क्लास देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलो। तो यहां पर ब्लूम टेक्सोनॉमी और NEPs और NCF से तो क्वेश्चन हमेशा ही आते ही हैं, क्योंकि ये भाई सरकार ने बदलाव लाए हैं शिक्षा में, तो ये सब तो पढ़ना ही होगा, राइट। तो ये सभी टॉपिक्स आपने करने हैं।
ठीक है जी। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। याद रखो, अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा ही आ जाएगा, मजा आ रहा है, तो हमारे सभी पेड बैचेस पे आपको मिल रहा है 50% का ऑफ। खरीद लो, ले लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, यहां पर मैं आपको अभी जो आज कराने वाली हूं, जुलाई 2024 का पेपर 2 के 20 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही पेपर। देखो इस बार जो पेपर था, अगर हम उसको टोटली इवेल्युएट करें, पेपर इज नॉट हार्ड बट पेपर इज लेंथी। तो आपको मैं यहां पर स्पेशली 6 बजे मैं आपको वो ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप पेपर को जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए बने रहो, देखो, समझो और इवेल्युएट करो, ठीक है जी। और मीरा कुमारी जी, अभी तो क्लास शुरू हुई है, तुमने पूछ लिया क्लास कब तक चलेगी। भाई अभी तो चलने दो, अभी तो शुरुआत चलने दो इसको, ठीक है जी। आ जाओ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलो, तो यहां पर मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 के अभी क्वेश्चंस कराऊंगी और उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है जी। समझ में आ गया जी। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एजर्शन वाले क्वेश्चंस में डरना नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रिक याद रखना, पेपर निकल जाएगा, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले यहां पर अभिकथन दिया हुआ है, यहां पर कारण दिया है। इसको समझने का एक तरीका है, वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर लगाना है क्योंकि, और यहां पर लगाना है आपको बिकॉज। बस क्योंकि और बिकॉज लगाओ और क्वेश्चन को उड़ाओ। ये ट्रिक है मेरी जो मैंने बनाई है अपने बच्चों के लिए, तो आप इस ट्रिक को समझिएगा। यहां पर आपने क्योंकि लगाना है, यहां पर आपने बिकॉज लगाना है और क्वेश्चन को उड़ाना है। देखो कैसे, अभिकथन पढ़ो, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बच्चों के अनुसार पढ़ाओगे और उसी अनुसार आप अपनी टीचिंग को भी बच्चों के अनुसार ही करोगे। ये तो सही था। सुनो, ये पढ़ने के बाद आपने क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि, उसके बाद कारण पढ़ो। समझ में आया? इंग्लिश वाले पहले पूरा पढ़ो, फिर बिकॉज पढ़ो, फिर कारण पढ़ो। ये ट्रिक है मेरी जो आपको पेपर को सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो, और जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये बचना ने इसको गलत कर दिया है ना। देखो भाई, जब बच्चों को पढ़ाते हो, आपको मैंने हमेशा बोला है, बच्चे को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। एक तो इंडिविजुअल, सब पे पर्सनली भाई ध्यान रखो, सबको सबसे इंटरेक्शन करते रहो, एक एक से ध्यान रखो, एक एक को ऑब्जर्व करो। दूसरी बात, बच्चे को समूह में पढ़ाइए। और मुझे कोई भी बच्चा कमेंट करके बताएगा कि कितने समूह यहाँ पर बनाए जाते हैं। एक बार सभी प्यारे शिक्षार्थी में से कोई भी देखना चाहती हूँ किन बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बताइए कितने टाइप के ग्रुप से यहां पर बनाए जाते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं। एक तो बनता है बेटा हेट्रोजीनियस ग्रुप, यानी कि विश्वमांगी समूह। वेरी गुड, मोहम्मद गुलजार, प्रियंका पाल, शाओमी, वेरी नाइस, वेरी गुड। एक तो बनता है हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, जहां पर अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को आप एक साथ पढ़ाते हैं। और एक बनता है होमोजीनियस ग्रुप्स, जहां पर समान क्षमता के बच्चे को बिठाते हो। जैसे कि हेट्रोजीनियस की बात करें तो आपने 5 बच्चे एक ग्रुप में बिठाए, जिसमें एक तरफ आपने बच्चा पढ़ाया जिसको मैथ्स आता है और बाकियों को मैथ्स नहीं आता। तो जिसको मैथ्स आता है वो बाकियों को तो मैथ्स पढ़ा देगा। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। और होमोजीनियस किसको बोलते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं जहां पर एक बच्चे को भाई अगर इंग्लिश नहीं आती, मतलब ग्रामर का कोई टॉपिक, नाउन नहीं आता, तो बाकियों को भी नाउन नहीं आता। होमोजीनियस वाले जहां पर सारे समान क्षमता वाले बैठे हैं ना, इसको टीचर पढ़ाती है। और हेट्रोजीनियस को बच्चे भाई आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग करके, सहयोग करके सीख लेते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जहां पर बच्चा खुद सीखता है ना, वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स यानी कि विश्वमांगी समूह सबसे बेस्ट समूह यानी कि बेस्ट ग्रुप होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो यहां पर ए तो सही था और लेकिन आर जो है वो गलत है, और आपको पहला ही ऑप्शन देखो दिख रहा है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बाकी को देखना ही नहीं क्योंकि आपने भी आंसर तो लगा ही दिया ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ जी, किद्दा समझ में आ गया नहीं आ गया जी? औरंगजेब खान जी, गुलजार, रागिनी, आशा, तेतरी कुमारी, अच्छा भाई पेड़ वाले भी आ गए, क्या बात है क्या बात है पुनीता, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी दूसरा। दूसरा देखो, और मैं क्लियरली बोल रही हूं, आज शुरू कर दिया है, अब लगातार क्लास चलेंगी। सब्जेक्ट पेडागोजी जिसने मेरे साथ हिंदी लास्ट टाइम करी थी ना, वो हिंदी में 15 में से 13 नंबर लाए हैं बच्चे। तो जो पढ़ाती हूँ वो आता है, पढ़ लो सीख लो, आएगा पेपर में, गारंटीड आता है। चलो देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन आओ, शाबाश भैया, आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास है, ठीक है। चलो, प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। अ की कॉमनली इन प्याजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरीज। प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं, दोनों ही कॉग्निटिज्म यानी कि दिमाग से खेलने की बात करते हैं जी। आप मुझे बताओ, प्याजे और वाइगोत्स्की की जो थ्योरियां हैं उनमें दोनों में समान क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? देखो भाई, सी वालों बहुत गलत, बिल्कुल गलत, मुझे लगा ही था सी ही दिमाग में आता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है भाई लैंग्वेज और थॉट, भाई दोनों के बारे में। प्याजे और वाइगोत्स्की का क्या था? समानता था, लेकिन नहीं बाबा, प्याजे और वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट को लेके ना वर्सेस कहते हैं, दोनों ने उल्टे बताए। वाइगोत्स्की कहता है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद अपने वातावरण में बच्चा विचार बनाता है, और प्याजे कहता है पहले विचार बनेंगे उसके बाद ही तो भाषा बनेगी। तो दोनों भाई उल्टा कह रहे हैं, आपने समान क्यों कह दिया? हाँ जी गुड्डू यादव जी, तो ये तो गलत हो गया बाबा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बताओ बाकी ऑप्शन देखो भाई, ये गलत किया मैंने। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति, नहीं जी, प्याजे तो संस्कृति की बात करते नहीं जी, ये भी गलत कर दिया। ये वाला पढ़ो, बच्चे के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। देखो यहाँ पर स्टेजेस की बात प्याजे तो करते हैं लेकिन वाइगोत्स्की तो नहीं करते, तो ये भी गलत करो। आंसर बेटा पहला है, पहला है। सीटेट ने अपनी फाइनल आंसर की में भी पहला दिया, एक्चुअली पहला ठीक है। देखो, इन्वॉल्वमेंट इन एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। यहां पर ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं ना वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी तो मैंने बोला कि दोनों ने ही कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो किया, सही बात है कि नहीं? आशु कुमार जी 15 तो भाई बहुत कम है, 25 लाओ या फिर 25 के ऊपर नंबर आने चाहिए। मैं तो 30 की डिमांड कर रही हूँ, अब 15 तो नहीं लाने दूंगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल जबरदस्त है फर्स्ट, समझ में आ गया। याद रखना प्याजे जो है ना वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, कट्टर निर्माणवाद की बात करते हैं। कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा ना उसकी थिंकिंग बढ़ेगी। और वाइगोत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि समाज में बच्चा जब बातचीत करेगा, जब अंत्यक्रिया करेगा तब सीखेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात। चलो आशु जी कुछ नहीं करना, आपने रेगुलर आना है बस, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो देखो भाई, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म मैच्योरिटी आएगी, निर्माण करेगा, और सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म समाज में रहकर नई चीजों का निर्माण करेगा। क्लियरली क्लियर, इजी कीजी विजी। आगे चलो, प्रश्न नंबर 3, बढ़िए बढ़िए, शाबाश बेटा, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले 2-3 क्लास तो देखो माइंडसेट बनाऊंगी, उसके बाद टॉपिक शुरू कर दूंगी, लगातार पढ़ाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोज पढ़ो, यूट्यूब पे 6 बजे रोज डेली आओ और रोज डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं लेनी। पहला ही वाला क्वेश्चन करो, चलो थर्ड क्वेश्चन। और जो 11 बजे वाली सुबह क्लास होती है यूट्यूब की वो रहेगी, वो नहीं खत्म होगी, वो रहेगी, ठीक है। चलो आगे देखो, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? अगर आप बच्चे को ग्रुप्स में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में, मेरी क्लास में 70 बच्चा है, तो ये जब मुझे 70 बच्चे को पढ़ाना है तो हर किसी पर ध्यान देना होगा, हाँ या ना? तो उसके लिए टीचर क्या करेगी ये बताना है आपने।
तो टीचर भाई जो भी करेगी वो पहले से प्लान्ड होगा, फिर ही तो बच्चों को पढ़ा सकेगी। अगर मैं यहाँ पर पीपीटी को अच्छे से प्लान्ड बना के ना आती तो मैं क्या आपको पढ़ा पाती, क्योंकि बहुत अलग बच्चा बैठा है भाई, कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले नहीं कर पाती। अनुकूलित एडेप्टिव, यानी कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओ, इस तरीके से सिखाओ कि वो आपके साथ घुल मिल जाए, अडेप्ट कर ले आपकी सराउंडिंग्स को। और विभेदित, विभेदित का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। देखो डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है आईईपी, यानी कि जो भी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसी के अनुसार पढ़ाना, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं जी? डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। ये सारे टर्म कराऊंगी, डोंट टेक टेंशन। तो इंटेंशनल, एडेप्टिव, डिफरेंशियल सही है, लेकिन स्टैंडर्डाइज को ना एक्चुअली देखो किसी किसी चीज में स्टैंडर्डाइज ठीक भी है, जैसे कि भाई स्कूल ड्रेस के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए, प्रॉपर स्कूल सिटिंग के लिए पहले से डिसाइड हुआ हो ना तो आप लोग इजीली समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, तो स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि मानकीकृत कहता है कि आपने जो पहले से मानक बना लिए ना आपको वही फॉलो करने, आप उन मानकों को बदल नहीं सकते। तो एक्चुअली में बेटा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, कठोर रिजिड गंदा है, मतलब खराब है इसको कहते हैं। तो इसीलिए इसको हटाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रहा भाई पहला ऑप्शन। आज स्लो चल रही है मैम क्योंकि भाई पहले दिन है, थोड़ा स्लो करूं, ठीक है। सीडीपी का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा मैम प्लीज। देखो यार अभी तो आशु कुमार पढ़ाऊंगी यार, प्लेलिस्ट कहां से मिल जाएगा, अभी तो आज क्लास शुरू हुई है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो प्रश्न नंबर 4। शाबाश, आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ चौथे पे। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट? भाई जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो पहले तो सेंसरी में जाते हैं, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद फॉर्मल। इसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है SPCF कि पहले तो भाई संवेदी चालक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, और फिर अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक बचा जाता है। अब जीन प्याजे ने स्टेज थ्योरी की बात की, हाँ जी ये भी हमें पता है। इसके साथ साथ जीन प्याजे कहते हैं, इकलौता साइकोलॉजिस्ट जो कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यानी कि अगर आपने सेंसरी की क्वालिटीज नहीं अपनाई, क्वालिटीज बोला, सुनो सुनो सुनो, अगर आपने सेंसरी की क्वालिटीज नहीं अपनाई तो आप प्री पे ना जाओगे। तो ये सेंसरी से प्री, प्री से कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से फॉर्मल, ऐसे करके जाने की बात करता है बच्चों के लिए। तो बताइए क्या होगा? अरे बाबा वेरी नाइस। तो ये बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये कहता है चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट। जो बच्चों की सोच होती है ना वो उनके वयस्कों से क्वालिटेटिवली यानी कि गुणात्मक रूप से। अब आपने देखा होगा सेंसरी मोटर में जो बच्चा होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण उसमें आता है, बच्चा रिफ्लेक्स एक्शंस करने लगता है, बच्चा रिपीटेटिव मूवमेंट करने लगता है, ये वाला गुण चलो बच्चों में आ गया। उसके बाद बच्चा जाएगा दूसरी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में, वहां पर जो बच्चा होता है वो 2 स्टेज में डिवाइड है, क्यूरोसिटी दिखाता है, वो एक्चुअली में वो जो होता है ना वो सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, वो इमेजिनरी प्ले खेलता है, मम्मी पापा घर घर खेलते हैं, रसोई रसोई खेलते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हर एक स्टेज की अपनी कुछ क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो बच्चा होता है ना वो क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ये कहता है चिल्ड्रन डिपेंड होता है एडल्ट पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और मोर नॉलेजेबल अदर की बात ना वाइगोट्स की करते हैं, प्याजे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा फर्स्ट। याद रखो मात्रात्मक नहीं गुणात्मक की बात करता है, ये रिपीटेड है, ये काफी बार ऑनलाइन वाले पेपर में भी आ चुका है। चलो जी प्याजे को समझो। प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म दिया,
प्याजे ने कहा कि जो हमारी संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वो दो तरीके से आगे बढ़ता है, एक तो संगठन और दूसरा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंदर दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण और दूसरा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। जब स्कीमा में परिवर्तन आता है, समायोजन होता है, तो एक इक्विलिब्रियम बनता है, आप बैलेंस करते हो अपने स्कीमा में, और बैलेंस करने में आपकी ये 4 स्टेज बनती है एसपीसीएफ। ये सब कुछ कराऊंगी, अभी स्टार्टिंग है ना, अभी बस माइंडसेट बनाओ, धीरे धीरे करके टॉपिक करेंगे, और टॉपिक से बाहर जो कराऊंगी उससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो अगला बढ़ो, प्रश्न नंबर 5। बढ़िए बढ़िए पढ़िए और समझिए क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। चलिए, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल, इस टर्म को पढ़ो पहले, मेटा कॉग्निशन आप इसको कहते हैं, यानी कि कभी हिंदी में परा लिखा होता है, कभी अधि लिखा होता है, कभी अभी लिखा होता है, मतलब सबका सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है, जो चीज आप सोच चुके हो, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत लोगों ने पहले सीटेट का एग्जाम दे रखा होगा, तो भाई पहले भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पहले भी आपने इस चीज के बारे में सोचा होगा, अब आप उस चीज के बारे में दोबारा से सोचते हो, उसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। किसी भी चीज पर डीप एनालाइज करना, डीप थिंकिंग करना, उसको आप कहते हैं मेटाकॉग्निशन। सिंपल शब्दों में कहूं, सोची हुई बात पर दोबारा से सोचना, अपनी थिंकिंग स्किल को दोबारा से सोचना, इसको आप कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि परासंज्ञान, अधिसंज्ञान, अभिसंज्ञान, कुछ कह दो, हिंदी में नाम बदलेगा, याद रखना, हिंदी के नाम पढ़ लो, इंग्लिश का नाम याद कर लो। बताओ जी, इन चारों ऑप्शंस में से किस में अधिसंज्ञान परासंज्ञान की बात है, जहां पर बच्चा खुद दोबारा से अपने थिंकिंग के बारे में सोच रहा है? बताओ जी। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स देना, भाई नोट्स तो बच्चे को मिल ही गए, क्या ही सोचेगा ये। गृह कार्य सौंपना, जिसके लिए याद रखने और याद करने, ये तो भाई रटने की बात होगी, बच्चा याद रख रहा है, रिकॉल मेमोराइजेशन की बात है नहीं जी। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, देखो भाई ये अंक देने की बात है, मार्क्स देने की बात है। मार्क्स दोगे तो बच्चे को क्या ही पता लगा उसकी कहाँ गलती आ गई, तो ये भी गलत है। अब चौथा पढ़ो, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने अभी बोला था, अपनी खुद की अधिगम, अपने खुद की थिंकिंग पर आप सोचते हो, उसको आप मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर डी एप्रोप्रिएटली करेक्ट है, डी सही मस्त आंसर। समझ में आ गया? अगर आ गया तो भाई तगड़े वाले दिल तो भेजो, कहाँ चले गए, कितना प्यारा पढ़ रहे हो, जबरदस्त पढ़ रहे हो। औरंगजेब, भाई स्नेहा, हिमांशु, फटाफट दिल भेजो भाई, फटाफट, एनर्जी चाहिए भाई, पहली क्लास है, आज एनर्जी नहीं आएगी तो आगे जाके फिर क्या ही पढ़ोगे भाई, एनर्जी दो, बड़ी एनर्जी। चलो आगे जी, शाबाश, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? बताओ जी। लेव वाइगोत्स्की को याद है, मैंने पढ़ाया था, अभी भी पढ़ाऊंगी। तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं भाई भाषा के लिए? तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई 2 साल तक तो, 2 इयर्स तक तो बच्चे की लैंग्वेज और बच्चे के थॉट पैरेलल चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरेलल चलते हैं। लेकिन जब 2 साल हो जाते हैं तो लैंग्वेज और थॉट एक ही हो जाते हैं, ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। अब तुम क्वेश्चन को पढ़ो, बेस क्लियर कर दिया ना मैंने, अब क्वेश्चन को पढ़ो, शाबाश। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट का, ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत ही डिफाइंड वे में लैंग्वेज की बात है। ठीक है, लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, अरे बाबा नहीं, लैंग्वेज आपके विचार आकार को, सॉरी विचार को आकार भाई देती है, विचार भाषा को नहीं, ये तो उल्टा लिख दिया, ये तो प्याजे कहते हैं। प्याजे कहते हैं कि जो विचार होते हैं ना उनसे भाषा बनती है, और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले देखो जी भाषा आएगी और उसी भाषा से
आपके विचार बनना शुरू हो जाएंगे। पहले तो लैंग्वेज से बच्चा अपने आप को गाइड करता है, भाई प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, याद है क्या? नहीं है? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले तो लैंग्वेज बनेगी, उसके बाद थॉट बनने शुरू होते हैं। तो इसीलिए बेटा जी ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हाँ जी, ये बात ठीक है कि ये दोनों अभी 2 साल तक तो अलग है, लेकिन फिर ये क्या करेंगे, ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला करेक्ट है। ठीक है जी। अदिति जोरी नहीं, ए दिया है भाई, चेक्ड है, एवरीथिंग इज चेक्ड, ए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 7, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, शाबाश, पढ़िए और याद रखिए डेली की डेली, डेली के डेली जो आपकी क्लास होगी वो 6 PM ही होने वाली है। सीटेट वाले बच्चे भी जुड़िए और जेटेट वालों को भी यहाँ पर फायदा मिलेगा, यूपी वाले भी जुड़े, उनको भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेसिक चीज चल रही है, जो भी चल रहा है। ठीक है जी, चलिए 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 स्नेहा, मैं एक काम करूंगी, मैं ना ये जो इसकी जो आंसर की जो फाइनल आई है उसको मैं ग्रुप में शेयर करा दूंगी, फिर यू कैन चेक योरसेल्फ। ओके, चलिए बात करते हैं। शाओमी जी बिल्कुल आपका क्लियर है, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए प्रश्न नंबर 7, चलिए चलिए प्रश्न नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हॉवर्ड गार्डनर पे क्वेश्चन है। चलिए, तो एक शिक्षिका खुद से पूछती है, क्या पूछती है भाई, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूं जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। ये देखो बेटा, पर्यावरण, बताइए कि एक बच्ची है ना, वो अपने आप से ये पूछती है कि भाई जो मेरे एनवायरनमेंट है ना, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं कैसे अपने एनवायरनमेंट को समझूं। अब बेटा देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, उसके अंदर भाई नेचर भी आता है, और उसके अंदर नेचर के अंदर आपके एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, ये सब, यानी कि हम कहें दूसरे शब्दों में फ्लोरा एंड फोना भी आते हैं आपके एनवायरनमेंट में। तो उसी को समझने की बात यहाँ पर हो रही है। तो बताओ कौन सी बुद्धि की बात है? सोचो, समझो और आंसर दो। आज तो माइंडसेट की बात है, आज तो भाई फ्री छोड़ा है, थोड़ा कम डांट रही हूँ क्योंकि आज पहला दिन है, कल से फिर आतंक मच जाएगा, कल भी चलो हल्का रहेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3 दिन बाद टॉपिक जब शुरू करूंगी ना, फिर तो भाई कॉन्टिन्यूसली कमेंट चाहिए होंगे, अभी तो चलो तुम चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेचुरलिस्टिक की बात है, क्योंकि नेचर्स की बात है ना यहाँ पर। बॉडीली काइनेस्थेटिक में आप यार नीरज चोपड़ा को याद कर लो। ठीक है, कि ऐसे ऐसे भाग भाग के आता है, एकदम से ऐसे करके भाला। आप रामदेव बाबा को कैसे पेट को यूं धर्म धर्म हिलाते हैं, तो बॉडी को यार रबड़ बना देते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक वाले। ठीक है, लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज पर अच्छी पकड़। लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस पर पकड़। और अंत व्यक्तिक में इंटरपर्सनल, इंटर मतलब होता है इंटर कास्ट शादी। भाई इंटर कास्ट शादी कैसे होती है, दूसरी कास्ट में होती है ना, तो वैसे ही इंटर का मतलब होता है दूसरे को, अदर को पहचानने की बुद्धि। तो ये गलत, ये गलत, पहला जबरदस्त ठीक। समझ आ गई? चलो हिमांशु वार्ष्णेय, बहुत बढ़िया, नंबर बढ़िया आए आपके, मेहनत करो और भी बढ़िया आएंगे। देखिए ये 9 प्रकार की बुद्धि हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, और यही 9 प्रकार की बुद्धि मैं आपको कराऊंगी। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पर अच्छी पकड़। नेचुरलिस्टिक से क्वेश्चन आया था, ये रहा बेटा, देखो यहाँ पर जो बच्चा है नेचर को समझ पाएगा। म्यूजिकल में म्यूजिक के पैटर्न्स को समझना। लॉजिक को मैथमेटिक्स, देखो आइंस्टाइन आ गए यहाँ पर कि भाई रीजनिंग करना, यहाँ पे लॉजिक बताना, मैथ्स में बढ़िया पकड़। एक्सटेंशियल में यहाँ पर आपके हिपोक्रेट्स आ गए या सुकरात आ गए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये एक्चुअली में ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जानते हैं कि भाई जो ह्यूमन आया है
उसके लिए कैसे ह्यूमन आया, पहले अर्ली ह्यूमंस थे, उसके बाद ह्यूमंस किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उसकी बात है। बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या है भाई, बॉडी को, ये देखो ब्रूस ली आ गया जी, तो बॉडी को किस तरीके से ये भाई तो रबड़ बनाते हैं। इंट्रापर्सनल में खुद को समझने की बुद्धि, और इंटर में दूसरे को समझने की बुद्धि, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेशियल, स्पेशियल में 3D यानी कि 3 डायमेंशन को समझना है। ये जो विजुअल वाले होते हैं ना, इनको स्पेस की बड़ी तगड़ी पहचान होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल जी अदिति जी, इंग्लिश पेडागोजी हिंदी सब कुछ होगी भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो एक बार, और याद रखो टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कीजिए। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 8, शाबाश बेटा। और अगर सेशन पसंद में आ रहा है तो सेशन को जबरदस्त वाला लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दें, और चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें जी, अगर नहीं किया तो। चलो चलो, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपका इवैल्यूएशन किया, मैंने आपको फीडबैक दिया ना, तो अभी मैं क्लास के दौरान भी फीडबैक दे रही हूँ, और जब क्लास में खत्म कर लूंगी उसके बाद भी मैं ये बोलूंगी कि स्नेहा, गुलजार, राजीव एंड एवरीवन, आपने अच्छा किया लेकिन मेहनत करो। जो फीडबैक होता है बेटा, जो प्रतिपुष्टि दी जाती है, वो कब कब दी जाती है, ये क्वेश्चन है, बताओ जी कब दी जाती है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, अंत में ही दूंगे सिर्फ। यह छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, तुलनात्मक मतलब बच्चे को कंपेयर करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, मतलब आप जब पढ़ा रहे होगे तब भी बच्चे को फीडबैक दोगे, और आप पढ़ाने के बाद भी बच्चे को फीडबैक दोगे, तो भाई बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। बाकियों को गलत करो, बाकियों गलत करो, भाई बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो मतलब नहीं है, आपका मतलब ये है कि भाई बच्चे को किस तरीके से दौरान फीडबैक दो। भाई पढ़ाते रहते बोल दोगे तुम अच्छा कर रहे हो, तुम ये है, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना है, और जब भाई लास्ट में फाइनल टेस्ट ले लो उसके बाद भी तो दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। पहले ये क्वेश्चन बड़ा था तो इसको मैंने सबसे पहले इंग्लिश में लिख दिया, फिर हिंदी में लिख दिया है, तो हम डायरेक्ट हिंदी वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौती कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। मतलब बच्चे को ना ग्रुप में, यहाँ पर वो टीचर जो है ना लर्निंग कराती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे वो बना रही है। ठीक है, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। आपको एक कॉन्सेप्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था, अब बच्चा वो नहीं समझ पा रहा, तो यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए उस बच्चे के लिए, बताइए जी। औरंगजेब, आप दो आंसर फटाफट, औरंगजेब का आंसर नहीं आ रहा, औरंगजेब आंसर दो। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो कि उसकी योग्यता के अनुकूल हो, छात्र के साथ समस्या पर काम करे, और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। हो सकता है अलग अलग तो नहीं करना भाई, छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़े। तुरंत उत्तर नहीं देना होता बेटा, स्कैफोल्ड आपने करनी है, लेकिन आप हिंट और क्लू दीजिए, डायरेक्ट उत्तर नहीं बताना होता, गलत होता है ये भी। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे। अरे ऊपर लिखा है बच्चा नहीं कर पा रहा, तो स्वयं करने को दोगे तो बच्चा वैसे ही नहीं कर पा रहा, वो तो बेचारा गायब ही हो जाएगा, वो कहेगा अरे बाबा मैडम मुझसे नहीं हो रहा, आप मुझे बोल रहे हो मैं खुद करूं। नहीं, आपने बच्चे को ऐसे में क्या करना है, समस्या समाधान करने में बच्चों के साथ आप लगो। जो भी उसका ग्रुप है ना, उस ग्रुप को बोलो कि भाई किस तरीके से सॉल्व होगा, आप भी उस ग्रुप में लग जाओ, सभी को करा दो वो सॉल्व। ठीक है जी, तो यहां पर आपका सेकंड जबरदस्त है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। उस बच्चे की तो मदद करो, बाकी मेंबर्स को भी ले लो ना। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 फटाफट जोरदार तरीके से। आज स्लो चल रहे हैं, फिर अभी 2 दिन में बकअप हो जाएगा ना, आपको स्पीड पता लग जाएगी, आपको पढ़ाना मेरा समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद फास्ट फास्ट चलेंगे, डोंट वरी। औरंगजेब जी, ये आपके लिए कमेंट था। ठीक है, चलो। भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? ये क्वेश्चन बहुत अटपटा था, हमें लग रहा था आंसर वो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बोर्ड ने फाइनल आंसर की में क्या आंसर दिया वो मैं आपको बताऊंगी। पहले समझिए, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, आपके इमोशंस में बदलाव, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव, और आपके समाज से जो आपके रिलेशन बन रहे हैं उनमें बदलाव साथ साथ हो रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? ज्योति वर्मा जी फटाफट से कमेंट करिए। जो बी कह रहे हैं वो तो सरासर गलत है। कॉग्निशन में भाई माइंड के यूज करने की बात होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता ही नहीं है। जो डाउट था बच्चों को, जो मेन डाउट था बच्चों को, 10 का डी आंसर दिया है इसका सीबीएसई ने। मैम मुझसे नहीं हो पा रहा, सब भूल गई। प्रियंका पाल जी, भूलने का नहीं, समझने का, काम करने का। तो बताओ जी क्या होगा यहाँ पर? अगर हम बोर्ड की माने, अगर हम फाइनल आंसर की माने, तो यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करी उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करी है, मनो सामाजिक विकास की बात की है। फाइनल आंसर की मैं आपको सेंड कर दूंगी, फाइनल आंसर की जो मेरे पास आई है मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैंने ctet.nic.in से निकाली है, वहां पर ऑप्शन नंबर 1 साइको सोशल, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर लगाया, साइको सोशल आंसर लगाया। बेटा धीरे धीरे करके माइंडसेट बना दूंगी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर सीटेट ने इसका ए लगाया है फाइनल आंसर की में। ठीक है, समझ में आ गया है? हाँ जी, वंजी कंजी, समझ में आ गया है? मीरा जी, चलो। अब क्यों लगाया उसके पीछे कारण मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ। वैसे देखो मुझे तो यही लग रहा था, लेकिन बोर्ड ने ये लगाया, स्पेसिफाई करियो आंसर क्यों था। देखो यहाँ पर एक तो साइको है और दूसरा सोशल है। सोशल यानी कि समाज से जुड़ने की बात है, और साइको का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अनकॉन्शियस चीजों को भी देखने की बात है। एरिक एरिक्सन के द्वारा ये चीजें आई थी। ठीक है, तो इसीलिए उसने इमोशंस को, समाज को और आपकी पर्सनैलिटी को कोरिलेट किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब जी सही है। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 11, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जो होता है भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है वो बच्चे को किस ओर लेके जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए जी, फटाफट से बताइए। हिमांशु कुमार जी, खुशबू, फटाफट आंसर दो भाई। रोट, रिसेप्टिव, डिस्कवरी और मीनिंगलेस। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, तो रटना तो नहीं होगा। रिसेप्टिव यानी कि बस जो आ रहा है उसको ग्रहण करता जा रहा है। रिसेप्टिव में बच्चा एक्टिव नहीं होता बल्कि पैसिव होता है, तो आप तो एक्टिव करने की बात करते हैं। मीनिंगलेस, जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसके लिए मीनिंग है ही नहीं उसका, तो ये भी गलत हुआ। इसका आंसर है बेटा तीसरा, खोज आधारित। भाई डिस्कवरी करेगा, कभी गूगल सर्फ कर रहा है, कभी वो यूट्यूब सर्फ कर रहा है, कोई बुक खोल रहा है तो डिस्कवरी कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल, बिल्कुल क्लियर बात है। चलो जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, अभी फर्स्ट डे सिर्फ माइंडसेट ही बनेगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फटाफट बताइए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में आप बच्चे को किस तरीके से देखते हो? बेटा जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन आ जाएगा आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएंगे जी जॉन ड्यूवी भाई साहब। और जॉन ड्यूवी कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखता है। जो बच्चा होता है वो
डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है और अपनी लर्निंग को सुनिश्चित करता है। यही होता है ना, यही होता है ना। तो अब मुझे बताओ क्या होगा। यहाँ पर लिख रहा है कि भाई बच्चा कमजोर है, कमजोर की बात तो नहीं करी। यहाँ पर लिख रहा है बच्चा मासूम है, ओ मासूम, कोई बच्चा मासूम नहीं होता, ये भी गलत है। आज्ञाकारी केवल ज्ञान का उपयोग करेगा, तो ज्ञान का उपयोग नहीं करेगा बेटा, ज्ञान तो बनाएगा। इसीलिए पहला नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, जो बच्चा होता है उसके पास नॉलेज होती है वो नॉलेज को ग्रहण करता है और कहीं ना कहीं अर्थों को बनाता है। ठीक है देखिए जी, जॉन ड्यूवी एक ग्रेट फिलोसोफर है, एजुकेशनिस्ट हैं और थिंकर हैं। उन्होंने यूएसए में लेबोरेटरी स्कूल्स खोले। प्रेगमेटिज्म को इन्होंने दिया, प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवादी। ये कहते हैं बच्चा जितना प्रयोग करेगा उतना ही बेहतर वो सीखेगा। यहाँ पर वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करते हैं, जिसके अंदर कहते हैं एक पोल टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा आपका करिकुलम, आपका सिलेबस वगैरह। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जॉन ड्यूवी ने एक्चुअली में लर्निंग बाय डूइंग की बात की है, तो इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड्स को आगे फॉलो किया और एक चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी यानी कि बाल केंद्रित उपागम की बात करते हैं। ठीक है जी, प्रियंका जी टेस्ट नहीं है, ये जुलाई का पेपर मैं आपको आज करा रही हूँ, 3 दिन तक जुलाई का पेपर चलेगा, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे आइए जी, प्रश्न नंबर 13, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। जो जीन प्याजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात की। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन प्याजे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह वह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर जोर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, या फिर अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, आराम से करेंगे तो हो जाएगा। देखिएगा यहां पर लिख रहे हैं जटिल से सरल, यानी कि पहले मुश्किल सिखाओ फिर आसान नहीं। ये कहते हैं कि पहले तो मूर्त अनुभव दो, उसके बाद अमूर्तन पे लेके जाओ। तो पहले इजी फिर डिफिकल्ट की बात करते हैं। ये दंड पुरस्कार की बात देखो, बिहेवियरिस्ट करते हैं, ये नहीं करते। जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए और बीएफ स्किनर हो गए, वो करते हैं। इसी के साथ साथ गतिविधि पर ज्यादा बल देते हैं, सोचने पर बल नहीं देते। लेकिन भाई सोचने की प्रक्रिया पर ये बल देते हैं, ये उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखो इनकी थ्योरी को स्टेज थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेज से बच्चा बढ़ता है ये बताते हैं। और कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताना चाहेगा कि कौन सी स्टेज होती है, वो होती है SPCF। 4 स्टेजों की ये बात करते हैं, 4 स्टेजों की ये बात करते हैं। आगे बढ़िएगा, प्रश्न नंबर 14 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ। देखो मैंने मास्टरी गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, जो मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ। ध्यान से मेरी इस ट्रिक को सुनिएगा। मास्टरी का मतलब होता है जब आप अपने लिए किसी भी काम को करते हैं। तो जब आप मास्टरी करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, तो आप क्या होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होंगे। और परफॉर्मेंस में आप किसी भी चीज को दूसरों के लिए करते हैं
तो आप ये मान के चलिए यहां पर आप क्या होंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मिलेगी, बाह्य अभिप्रेरित आप होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? अब मास्टरी अप्रोच का मतलब होगा अपने लिए किसी काम को करना, और मास्टरी अवॉइडेंस का मतलब होगा अपने लिए किसी काम को छोड़ना। अब एक बार क्वेश्चन पे आओ, दोबारा से आंसर मत देखना, नो चीटिंग। एक बार क्वेश्चन पे आओ, यहां पर लिखा है मास्टरी गोल्स। अब मास्टरी गोल से मैंने कहा आपको कि ये एक्सट्रिंसिक नहीं होते, ये बाह्य नहीं होते, तो हमने हटा दिया। हमने बाह्य वाले को तो हटा दिया ना, ये रहा बाह्य अभिप्रेरणा, हटाओ बाह्य अभिप्रेरणा हटाओ। अब दो बच्चे आपके, पढ़ो। कृष्णा गर्ग जी पढ़िए। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड तो होते हैं और अपनी एबिलिटी, एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी देखते हैं, और ये कहता है अपनी इंक्रीमेंटल, मतलब ये कहता है जितनी आपकी एबिलिटी है ना सिर्फ उतनी ही काफी है, उसको आप नहीं बढ़ाना। ये स्थिर दृष्टिकोण की बात करता है, और ये कहता है इंक्रीमेंटल, यानी कि आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए। तो सोचिए क्या होगा, सोचिए, यही तो चीजें हैं जो आपको औरों से अलग बना देंगी। एंटाइटी व्यू का मतलब होता है स्थिर, जैसी होना वैसी सही है, हमें अपनी एबिलिटीज को आगे नहीं बढ़ाना, जितना दिमाग में घुसा ना बस वही पढ़ लो। और ये कहता है कि अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए, वृद्धि की बात करता है। तो बताओ आप सही कौन सा होगा, आप आंसर की को गोली मार दो, छोड़ दो, आप इसको बताओ सही कौन सा होगा। डी होगा। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। जो बच्चे डी कह रहे थे वो जबरदस्त सही आंसर दे रहे थे। आगे बढ़िए, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परफॉर्मेंस कहता है दूसरों के लिए किसी काम को करना है या उस काम को छोड़ना है। मास्टरी कहता है अपने लिए किसी काम को करना है और अपने लिए किसी काम को छोड़ना है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15, एजर्शन और रीजन। बेटा फर्स्ट डे है तो आप ये मान के चलिए थोड़ा स्लो चलेगा, 3 दिन माइंडसेट बना लो, उसके बाद तो स्पीड पकड़ लेना, उसके बाद स्पीड में चीज चलेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एजर्शन और रीजनिंग का करने के लिए आपने सीधा बिकॉज और क्योंकि लगाना है। ठीक है जी, देखो, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। अगर आप एडोलेसेंस में होते हैं और आप जेंडर की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो फीमेल यानी कि फेमिनिज्म यानी कि फेमिनिन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपके जेंडर होते हैं। ठीक है ये तो, लेकिन गलत कहाँ पे है, क्योंकि ये जो जेंडर बोला ना ये जैविक रूप से निर्माण बोला। क्या आपको मैंने कभी भी बताया है कि जेंडर बायोलॉजिकली निर्माण होता है? तो जेंडर होता है ना वो सोशियो कंस्ट्रक्ट होता है। आराम से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे अगर आपको मेरा बेस बनाया हुआ याद होगा। जेंडर कभी भी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं होता। देखो सेक्स होता है ना, यानी कि मेल और फीमेल जो आप बचपन से होते हो, सेक्स आपका जो होता है वो आपका बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, लेकिन जो जेंडर होता है वो आपका समाज बताता है, वो सोशियो कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, ये बात याद रखो, दिमाग में डालोगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो यहां पर भी ए तो सही था लेकिन बी गलत है। ये रहा इसका पहला, पहला बिल्कुल सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 16, बेटा इसकी पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगी, और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो सीडीपी बाय टीपी, ये टेलीग्राम चैनल जो सीडीपी को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर मैं आज रात को 9 बजे 9 o'clock यहाँ पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ डाल दूंगी। जो 3 क्लासेस चलेंगी लगातार आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि पेपर है तो पेपर के पास पीडीएफ तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी वही सेम चीज है एजर्शन रीजन।
तो आपको ट्रिक क्या बताई मैंने, यहाँ पर लगाइए बिकॉज और यहाँ पर लगाइए क्योंकि और आंसर को उड़ाइए। चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, शाबाश। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये सब तो बढ़िया है, बच्चा डिस्कस करे, डिबेट करे, डिस्कशंस करे, क्योंकि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा पहुंचती है। ये कहता है बच्चा कभी एक्टिव नहीं पढ़ता, वो तो पैसिव पढ़ता है, वो तो इनएक्टिव पढ़ता है। भाई नहीं, गलत, बच्चा हमेशा एक्टिव पढ़ता है। लर्निंग इज ए सोशल एंड एक्टिव प्रोसेस, तो ये गलत हो गया है, दिस इज रॉन्ग। इसका भी बेटा जी अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे एजर्शन के और तीनों में पहला ही सही। देख लो देख लो भाई सीटेड का माइंडसेट। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, यानी कि नेगेटिव वाला ढूंढना। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं आपको उनके लिए क्या नहीं करना। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं आपको उनके लिए क्या नहीं करना। 4 ऑप्शन आपके पास है बेटा। क्लास पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर दो। आज तो पहली क्लास है, धीरे धीरे करके हम काफी बच्चों को जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और मस्त तरीके से उनको इवेल्युएट करने का मौका बहुत मस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो भाई देख नहीं पा रहा, ठीक है, देखो उभरी हुई रेखा ये तो सही है, उभरा हुआ तो वो छू छू के पहचान लेगा ना, सही है। दूसरा, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शीय तरीके, जो भी कुछ भी बना हुआ है उसको स्पर्श करके बेटा सीख लेगा। बिल्कुल भाई, देख नहीं पा तो आंख बंद करके फील करता है ना बच्चा, आंख नहीं खुलती उसकी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, बिल्कुल भाई, जो लेक्चर है उसको इलेक्ट्रॉनिकली बच्चों को दिया गया, यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चों को जो लेक्चर है उसको सुना दिया जाएगा, है ना। और चौथा, मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, भाई इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है ना। प्रिंट मटेरियल वो बच्चों के लिए सही नहीं है भाई, विजुअल हैंडीकैप है ना, तो जो लिखा है वो क्या ही पढ़ लेगा उसको। तो आप देखो जो विजुअल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए आपने किन किन चीजों का प्रयोग करना है। देखो बेटा ये है वो ब्रेल पेपर होता है, ऐसे प्रज्ञा स्केचिंग डिवाइस होता है जहां पर ना उभरा उभरा बनाता है वो, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए लॉन्ग केन, फोल्डिंग केन, रिस्ट वॉच इस टाइप की आती है। ये टेलर अर्थमेटिक फ्रेम है, ये उभरे हुए होते हैं तो बच्चा सीख लेता है अर्थमेटिक को, मैथ सीखता है इससे। यहाँ पर ये देखो ये उभरे हुए कीपैड्स हैं, ब्रेल डिस्प्लेयर है ये, भाई जो देख नहीं पाता वो ऐसे है, मतलब अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ ना, तो ये उभरा हुआ है तो ये उभरे हुए पे वो टाइपिंग कर सकता है। और इस तरीके से ब्रेलर आता है जहां पर वो खुद भी टाइप कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक्चुअली में जो देख नहीं पाता ना उसके लिए असिस्टिव डिवाइस है। क्या है? सहायक सामग्री, असिस्टिव डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। खुशबू भगत जी, मैंने 20 क्वेश्चन ही डाले हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेंगे, स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं स्टार्टिंग में तो माइंडसेट बनाती हूँ, उसके बाद स्पीड इंक्रीज करती रहती हूँ, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित युग्म है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपने बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या सीखता है। भाई पहले और बाद में तो देख लोगे, लेकिन दौरान कब देखोगे? ड्यूरिंग नहीं लिखा यहाँ पर, बच्चे गलती कर रहे थे, बिफोर और आफ्टर लिखा है, क्लास से पहले और क्लास के बाद। ड्यूरिंग क्या है भाई? ड्यूरिंग तो नहीं लिखा है, तो इसको गलत करो। अब पढ़ो अगला, योगात्मक मूल्यांकन, इनमें
पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों की विस्तृत विवरण शामिल है। एक तो पेपर पेंसिल होता तो आप ठीक कर देते, लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती हुई नॉन रिटन बिहेवियर। बेटा जो समेटिव होता है ना, उसमें नॉन रिटन बिहेवियर कम होता है और रिटन ज्यादा होता है, तो ये भी गलती हो गई, ये भी गलत है। सी देखो, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट जो होता है, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। बेटा यहाँ पर मास्टरी की बात नहीं होती, यहाँ पर पहले से ही मानदंड डिसाइड होते हैं, पहले से ही क्राइटेरिया डिसाइड। जैसे कि सीटेट का पेपर है, ये बोला गया है जिसके 90 नंबर आ गए ना 150 में से, वो क्लियर है जर्नल वाला। तो यहाँ पर पहले से क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन जो चौथा है वो सही है। मानक संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर परसेंटाइल रैंक्स यहाँ पर बनती हैं, कंपैरिजन किया जाता है बच्चे ने। हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि सिरचा कुमारी ने तो 150 में से 110 ले आई, वहीं पुनीता कुमारी 120 ले आई, वहीं गुलजार 140। तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है। तो ये बेटा ये वाला सही है, नॉर्म रेफरेंस सही है, इसका डी सही है। समझ में आया? अब देखो सबने गलत दिया था, मैं देख रही थी इक्का दुक्का ही सही थे, बाकी सब गलत थे। ये जो आपके बीपीएससी का एग्जाम हो गया, डी ट्रिपल एस बी का हो गया, ये सब नॉर्म रेफरेंस है जहां पर कंपैरिजन होता है, परसेंटाइल रैंक्स बनते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19। मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस का थोड़ा सा माइंडसेट बन रहा होगा बेटा। जो आपकी फाइनल आंसर की आई है उसी के अनुसार क्वेश्चंस लगाए हैं, और जिन क्वेश्चंस पे मुझे डाउट है वो इमोशनल वाला वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मुझे इमोशनल लग रहा था, लेकिन बोर्ड ने साइको सोशल दिया है, बस उसी में ही प्रॉब्लम थी, बाकी सब सॉल्व है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेषतः संगीतीय क्षमता रखती है, यानी कि उसकी जो हेरिडिटी है ना उसमें क्या है, संगीत है, यानी कि म्यूजिक है। ये बात समझ में आ गई। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। बताओ जी, हेरिडिटी में दोनों में क्या है, म्यूजिक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण, यानी कि उस बच्ची को एनवायरनमेंट भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग भी तो दी जा रही है उस बच्ची को। तो आप बताइए यहाँ पर जो बच्ची का विकास होगा वो किन दो का परिणाम है? फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण। एक तो भाई माँ बाप से उसको भाई गुणसूत्र मिल गए, म्यूजिक के सारे गामा पाधा नहीं सा, ठीक है, और एक तो उसको मम्मी पापा उसकी ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट मिल गया। तो इसका पहला बिल्कुल सही, सबने सही दिया, वेरी गुड। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर की बात नहीं है, सुनीता लड़का लड़की ऐसा कभी कुछ नहीं का ऑप्शन में। ग्रोथ मैच्योरेशन की बात भी नहीं है, और न्यूट्रिशन डिसिप्लिन ये भी नहीं है। ये देखो, ये सिर्फ एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ हेरिडिटी है, ठीक है, लेकिन आपको दोनों बताए फर्स्ट। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रही हूं सबको समझ में आया होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज्ड टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? अगर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं पता तो भाई पढ़ लेना, क्योंकि इसकी भी क्लास लगेगी आपकी। जो कोहलबर्ग भाई साहब हैं, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर काम किया, यानी कि नैतिक विकास पर काम किया। नैतिक विकास का मतलब होता है जब भी आप किसी डिलेमा में, जब भी आप किसी दुविधा में होते हो ना, तो आप सही और गलत का फैसला करते हैं, उसी को आप मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब मोरल डिलेमा में होगे तो मोरल रीजनिंग करोगे, नैतिक तर्क करोगे, उसको ही आप नैतिक विकास कहते हो। तो बताओ नैतिक विकास के लिए कौन सा सही है? अवलोकन वाला जो है ना, ये बेंडूरा ने दिया है, अवलोकनीय अधिगम बेंडूरा का है। प्रायोगिक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं बोली, मात्रात्मक शोध की बात भी नहीं बोली। ये कहते हैं बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखो और बच्चा उन दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए नैतिक तर्क करेगा, मोरल रीजनिंग करेगा, उसकी बात की है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। याद रखिए कोहलबर्ग ने
अमेरिकन लड़कों को हिंस की जो डिलेमा थी, हिंस की जो डिलेमा स्टोरी थी वो सुनाई थी, और इसी स्टोरी के आधार पर अमेरिकन लड़कों पर शोध किया गया था। कैरोल गिलिगन जो इन्हीं की स्टूडेंट थी, उसने इन पर आलोचना की, क्रिटिसाइज किया कि तुमने सिर्फ लड़कों को देखा, लड़कियां क्या तेल लेने गई, तो इसीलिए उनके क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी को जुलाई 2024 का जो आज पेपर 2 की हमने स्टार्टिंग कर दी है, अभी 3 दिन तक बेटा जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आज 20 क्वेश्चन हो गए हैं, कल 20, परसों 20, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे, 3 दिन ये चलेगा। उसके बाद थर्सडे से आपके टॉपिक वाइज सीरीज लगी शुरू होगी। आप यूट्यूब से पढ़ लो, पेपर निकल जाएगा डेफिनेटली। सीडीपी तो निकल ही जानी है, बाकियों का, बाकी टीचर्स भी हैं। ठीक है जी, चलो तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया। हिमांशु जी, औरंगजेब जी तो बीच में ही चले गए, कहते हैं मैम हम बहुत ही जीनियस पर्सन हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चलना है। ठीक है जी, जोक्स पार्ट पढ़िए, पूरी क्लास को देखिए, और याद रखिए अभी ये 3 दिन माइंडसेट तैयार कर लीजिए। 3 दिन बाद आप सभी के लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज लाऊंगी, और जब टॉपिक वाइज कराऊंगी तो उसके क्लास के एंड में आपके लिए टेस्ट भी दिया जाएगा, तो आपने टेस्ट भी करना है। ठीक है जी, चलो जी, तो फिर अपनी क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और रोज डेली 6 बजे आपने आना है। मेहनत कीजिए, यूपी टेट, यूपी सुपर की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11 बजे आओ, और अगर सी टेट, जे टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम 6 बजे आपके लिए है। ठीक है जी, चलो जी, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको समझ में आया, सबने कमेंट्स भी ओके किए हैं। तो आप सभी बच्चे जो ऑफलाइन देखेंगे वो लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कब? कल 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, चलो जी, ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ बेस्ट डे एंड गुड नाइट, बाय बाय।